जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है जी। अच्छा जी, एसिड की यूजफुल लाइफ है 8 साल और लीज टर्म है 5 साल। ठीक है जी, तो ये सिचुएशन है जी। उसके बाद अगर ओनरशिप लीज टर्म के एंड पे लेसी को ही ट्रांसफर हो जानी है तो क्या लेसर को उसकी कोई टेंशन होगी एसिड की? लीज टर्म के एंड पे एसिड किसके पास चला जाना है? लेसी के पास। तो क्या लेसर को इसकी कोई टेंशन होगी एसिड की? आराम से इस्तेमाल करे या जैसे मर्जी इस्तेमाल करे? क्या ख्याल है? लीज टर्म के एंड पे नहीं समझ आई बात? लीज जरूरी तो नहीं है। लीज टर्म के एंड पे लेसी के पास भी एसिड होता है जब ओनरशिप विल ट्रांसफर वाला केस होता है। और पैसे देकर भी मुफ्त में भी हो सकता है, जरूरी थोड़ा ही है। तो लीज टर्म के एंड पे अगर एसिड लेसी को मिल जाना है तो फिर लेसी जाने और उसका एसिड जाने, फिर लेसर को क्या मसला? लीज टर्म के दौरान वो कैसे इस्तेमाल करता है। तो इसीलिए उसमें या तो मुफ्त में एसिड देता था या परचेज ऑप्शन का मामला आता था जो पढ़ाया हुआ है। लेकिन अगर मामला ऐसा हो कि ओनरशिप ने ट्रांसफ़र ना होना हो लीज टर्म के एंड पे, इफ ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र हो सकती है ओनरशिप एंड पे, ये कंफ्यूजन और तो नहीं किसी को? एसिड लीज टर्म के एंड पे लेसी को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। अगर लेसी को ही मिल जाना है एसिड तो फिर लेसर को उसकी कोई टेंशन नहीं है, जैसे मर्जी इस्तेमाल करे। वो कभी मुफ्त में भी दे देता है एसिड, ऐसे ही गुडविल जेस्चर फंसाने के लिए भी। स्टार्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट तो कहता है एसिड भी एंड पे दे दूंगा। एसिड मुफ्त में भी दे सकता है और कुछ पैसे लेकर भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर वाला केस हो, ओनरशिप इफ ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर टू lessee at the end of lease term, at the end of lease term, तो इसका दूसरा मतलब क्या है? एसिड विल बी रिटर्न टू लेसर। ठीक है ना जी? अब अगर ये वाला केस है तो फिर यही तो टेंशन है लेसर को। एसिड विल बी रिटर्न टू लेसर जो है ना, असल में यही टेंशन है लेसर को, यही तो टेंशन है। ठीक है, टेंशन क्या है जी उसको कि यार देखो पता नहीं माले मुफ्त दिले बेरहम समझ के इस्तेमाल करेगा लीज टर्म के दौरान, और जब लीज टर्म के एंड पे मुझे ये एसिड मिलना है ना जी, तो इसके पल्ले कुछ होना ही नहीं है। तो इस प्रॉब्लम की समझ आई है? इस प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए, इस टेंशन को ओवरकम करने के लिए लेसर लेसी को कहता है अगर ओनरशिप लाइफ के एंड पे वापस नहीं ट्रांसफ़र नहीं होनी और एसिड लेसर को वापस आना है, तो लेसर फिर लेसी को कहता है मुझे गारंटी करो कि लीज टर्म के एंड पे कितनी रेजिडुअल वैल्यू मुझे मिलेगी। गारंटी करो, रेजिडुअल वैल्यू का मतलब पता है ना, लाइफ के एंड पे कितने का बिक सकता है। तो लेसर एग्रीमेंट में स्टार्ट में ही लिखवा लेगा, कहेगा गारंटी करो मुझे कि लीज टर्म के एंड पे मुझे कितनी रेजिडुअल वैल्यू इसकी मिलेगी, गारंटी करो मुझे। ठीक है, अब ये एक सिचुएशन हम बना रहे हैं जी कि मसलन, छोड़ो इधर बनाते हैं अपनी, मसलन ये हम डिस्कशन करने लगे हैं जी जीआरवी की, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, लेकिन ये फिलहाल बात कर रहे हैं फ्रॉम लेसी पॉइंट ऑफ व्यू। जो पीओ है ना, पीओ वो लेसी हो चाहे लेसर हो, दोनों के केस में सेम ही है। ठीक है, लेकिन ये जो जीआरवी की डिस्कशन है ये लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से और है, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से और बात हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर फिर अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू नामी चीज़ भी आती है।
ठीक है, तो फिलहाल लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की बात करने लगूँ आपके साथ। तो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या है? गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या है? लेसी ने एग्रीमेंट में वादा किया, बस ये वादा करेगा लेसी, ठीक है। लेसी ने एग्रीमेंट में वादा किया। क्या वादा किया जी? लेसी ने वादा किया कि लीज टर्म के एंड पे मसलन भाईजान आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह मैं इस एसेट को बड़े ध्यान से चलाऊंगा और लीज टर्म के एंड पे मैं गारंटी करता हूं कि आपको 12 मिलियन मिल जाएगा। बाज़ार से, मेरे से थोड़ा ही लेना है, बाज़ार से मिलेगा, लेकिन गारंटी करेगा। मिसाल के तौर पे कहता है जी 18 मिलियन, लीज टर्म के एंड पे आपको 18 मिलियन मिल जाएगा। अब ये तो बात हो गई जनाब एग्रीमेंट की हद तक। लेसी ने एग्रीमेंट में वादा कर दिया, ठीक है, कि जी ये इंशाल्लाह जी आपको गम ना करें, आपको कितने मिल जाएंगे, इसके एंड पे 18 मिलियन मिलेंगे। अब स्टैंडर्ड कहता है लेसी को, लेसी जब तुम घर आओ ना तो घर आके सोचो, घर आके क्या करो, सोचो। लेसी ने कहा जी क्या सोचो? मैंने कहा अभी बताते हैं तुम्हें। ये जीआरवी की डिस्कशन हो रही है फ्रॉम लेसी पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये गारंटी करके आ गया और घर आके लेसी अब सोच में पड़ा हुआ है, ठीक है। स्टैंडर्ड ने क्या कहा, लेसी जरा सोचो। जी क्या सोचूं? यार सोचो ये, यानी वो सोच में बैठा था। अब सरताज घर आके सोच में बैठा है। बानो ने पूछा सरताज क्या हुआ, क्या सोच में पड़े? यार बात ये है कि मैं ना लेसर को गारंटी कर आया हूँ कि 18 मिलियन तुम्हें एंड पे मिल जाएगा। अब मुझे समझ नहीं आ रही मिलेगा या नहीं मिलेगा उसको। तो बानो ने कहा सरताज ये कौन सी मसले वाली बात है, आप बताएं आप इस एसिड को कैसे इस्तेमाल करेंगे। या तो आपने ये करना है कि उधर दूर से जंप देख के आपने स्पीड और तेज़ कर देनी है और गाड़ी को उड़ा के ऐसे गुजारना है, ठीक है, या इसको संभाल के ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे जैसे अपना एसेट होता है। तो ये तो आप ही बता सकते हैं सरताज, ठीक है। तो फिर सरताज ने कहा हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है। तो सरताज ने फिर कहा बानो मैं सोच रहा हूँ, अब ये ज़रा सोचो। अब ये गपशप लगा रहे हैं सरताज और बानो आपस में, ठीक है। तो सरताज कहता है बानो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ध्यान से इसको इस्तेमाल करूँगा, ठीक है जी, मैं सोच रहा हूँ कि इसे ध्यान से इस्तेमाल करूँगा और इंशाअल्लाह लेसर को इसे ध्यान से इस्तेमाल करूँगा और इंशाअल्लाह, मैंने खुद बोला है लिखा नहीं, बस इंशाअल्लाह लेसर को कुछ भी नहीं तो 20 मिलियन मिल जाएगा। मैं ऐसे इसको ध्यान से इस्तेमाल करूँगा कि लेसर को तो उल्टा 20 मिलियन ही मिल जाएगा। ये बात समझ आई? तो स्टैंडर्ड कहता है, तो बानू ने कहा सरताज को, सरताज फिर ठीक है, वो मैंने IFRS 16 पढ़ा था, उसमें उसने लिखा हुआ था कि बताया था ना आपको IS 8 के अंदर बानू ने कैफ किया हुआ था ना, तो ये वही बानू है, ठीक है। तो उन्होंने कहा मैंने IFRS 16 में पढ़ा था कि आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपको लगता है कि आपको एक्सपेक्टेड है टू पे नथिंग, व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी? In this case, when Sartaj is soaching that he will use the asset with care and the lessor will get 20 million at the end of lease term, then what is expected to be paid by Sartaj?
नथिंग। तो फिर बानो ने कहा सरताज जीआरवी आपके फॉर्मूला में 0 है। लीज पेमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? डाउन पेमेंट प्लस रेंटल्स प्लस परचेज ऑप्शन। तो हो ही नहीं सकता, मत बोलो, क्योंकि ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर वाला केस है। ये बात निशानी है अकल वालों के लिए। अगर सवाल में जीआरवी का जिक्र आ जाए तो ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर का केस होगा। ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर के केस में परचेज ऑप्शन नहीं आ सकती। परचेज ऑप्शन पे करके एसेट वापस कर देगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो पहली बात, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर वाला केस है, तो ये क्या है? ये पीओ तो आ नहीं सकता, जीआरवी ने आना है। अब जीआरवी आईएफआरएस 16 के मुताबिक कि कितनी ऐड करनी है लेसर के फॉर्मूला में हमने, जितनी एक्सपेक्टेड है टू बी पेड बाय लेसी। ठीक है, तो इस जो मैंने एग्जांपल बनाई है, इस एग्जांपल के हिसाब से तो व्हाट इज एक्स, तो बानो ने कहा सरताज आप तो एहतियात से इस्तेमाल कर रहे हो और आप कह रहे हैं कि जी 20 मिलियन इसको मिल जाना है, तो फिर एक्सपेक्टेड टू बी पेड तो आपके 0 आ रहा है। एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी कितना है जी? बोलो 0 कितना है जी? तो फिर जीआरवी लीज पेमेंट के फॉर्मूला में कितनी ले लोगे? 0। ठीक है, अब बाजार में से बेच के उसने लेना है। हमने जो गारंटी किया हुआ है ना, बाजार में जाके बेचेंगे तो वो अगर 18 से ऊपर मिल जाए तो हम कहेंगे देखा मैंने कहा था ना एहतियात से इस्तेमाल करेंगे। तो देखो आपको तो 20 मिल गया है, 18 भी मिल जाए तब भी ठीक है। कहा था ना 18 मिलेगा, देखो 18 मिल गया है ना, तो बस ठीक है। अब आपने कहा था गारंटी करो, ध्यान से इस्तेमाल करने के लिए किया था, मैंने बहुत एहतियात से इस्तेमाल किया, ये देखो। ठीक है, एक्सपेक्टेशन है, और इसमें एंड पे चेंज आ जाए वो हमारे सिलेबस में नहीं, क्या करें। ठीक है जी, तो फिर जीआरवी इज इक्वल टू 0। इसको यूं कह दें कि जीआरवी क्या होगी? जीआरवी क्या है? 0। या इसको यूं कह दें लीज पेमेंट के फॉर्मूला में एलपी में डाउन पेमेंट प्लस रेंटल्स, बल्कि फॉर्मूला बाद में लिखते हैं, मैं यूं लिख देता हूं, लीज पेमेंट फॉर्मूला में ऐड क्या करोगे? 0। ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेड टू बी पेड क्या है? ये बात समझ आई है? अच्छा, दूसरी सिचुएशन बनाते हैं। अब ओनरशिप ने ट्रांसफर होना था लेसी को, ट्रांसफर नहीं होना था लेसी को, यानी एसेट ने लेसर को वापस होना था। लेसर को टेंशन थी, लेसर ने गारंटी कराई लेसी से, वादा करो। लेसर ने कहा ठीक है जी मैं वादा करता हूं। ठीक है, एग्रीमेंट में लिख के गया ना, तो वादा ही होता है ना कि आपको इंशाल्लाह गारंटी मैं करता हूँ, रेजल वैल्यू इतनी, वो अब इंश्योर तो इसी ने करना था ना, गारंटी करता हूँ कि रेजल वैल्यू आपको 18 मिलेगी। अब घर आया, सोच में बैठा, तो फिर बानो ने आगे पूछा, अब ये दूसरा लेसी है। ठीक है, तो उन्होंने कहा बात ये है कि आप, तुम्हें तो पता ही है बानो, सारी सड़क भी बन रही है, सफ़र भी ऐसा ही है, ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते भी हैं, तो ये तो 2 साल अगली सड़क बननी को नहीं है, तो तीसरे साल तक तो इस गाड़ी के पल्ले कुछ नहीं रहना। या अब मैं गाड़ी लीज पर लेकर भी आराम से चलाऊं, हैं, कोई बात नहीं, क्या हुआ, मुझे लगता है मैंने इसको जो है ना वो कुट के भी चलाऊं ना, तो इसमें से कोई मेरे ख्याल में उसको 10 मिलियन मिल ही जाना है। 10 मिलियन, 12 मिलियन, 14 मिलियन, 18 से कम है। ठीक है, तो खैर है, अब इतने ध्यान से इस्तेमाल करूं, एंड पे दे दूंगा 7-8 मिलियन। क्या बोला? दे दूंगा नहीं, वो मतलब अब जाहिर सी बात है 20 मिलियन का वो एसेट ले रहा है, तो फिर उसके लिए 1-2 मिलियन का, 20 मिलियन की रेजल वैल्यू वाला एसेट ले रहा है, तो पता नहीं कितने का एसेट होगा ना। तो आप इसको 20,000 कर लो, 20 रुपए कर लो, छोटी डिंकी बना लो, हैं, 20 लाख, 25 लाख, 18 लाख, इस पे फिर चले जाते हो फौरन ही, हैं, सुकून से। ओके, हाँ, सिफरें, किसी का कारोबार है, आपका थोड़ा ही है, किसी का। हाँ जी, तो क्या है जी सरताज, क्या सोच रहे हैं? बानू मैं सोच रहा हूं कि इसे ध्यान से बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा ही है, वो मुन्ना भी बैठेगा गाड़ी में, उसने सारे बटन भी तोड़ देने हैं। अब मैं क्या करूंगा? नहीं, लीज पे लिए गाड़ी, हाँ करो, हाथ में लगाओ, दरवाजा ऐसा मारो, मर्दन है, मसला होता ही है ना, है जी, दरवाजा तोड़ा क्यों मारा है, बटन को क्यों छेड़ा है, ऐसा थोड़ी करूंगा मैं अपने बच्चे के साथ, हैं, कोई बात नहीं है, करने देंगे, कोई बात नहीं, हमने कोई ध्यान नहीं। मैं सोच रहा हूं कि इसे ध्यान से बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। ध्यान से इस्तेमाल, बिल्कुल की जगह बचा लेते हैं, ध्यान से इस्तेमाल नहीं करूंगा।
ठीक है, इसको ध्यान से इस्तेमाल नहीं करूंगा। चल हो गया, हो गया। अच्छा, तो फिर जी उन्होंने कहा अच्छा जी अगर आप ध्यान से इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आपके ख्याल में कितने को पैसे आपको एंड पे मिल जाएंगे इसको लेसर को बाजार से, क्योंकि आपने तो कह दिया है मैंने ध्यान से इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल ठीक है। तो फिर लेसर को कितने पैसे मिल जाएंगे? तो सरताज बोला लेसर को मुझे लगता है कोई कितने कर लें जी, 12 मिलियन मिल जाएंगे। चलें 12 मिलियन मिल जाएंगे। तो मानो ने कहा ठीक है, एज पर IFRS 16 सरताज आप एक्सपेक्टेड टू बी पेड क्या है, अब 18 आपने गारंटी किया है, 12 उसको बाजार से मिल जाएगा, आपको लगता है मिल जाएगा। ये सारी अकाउंटिंग अंदाजे पे ही तो हो रही है, हैं एस्टीमेट्स ही होते हैं। तीसरे साल के एंड पे हम टर्मिनेट कर देंगे, हो सकता है उस वक्त ना करें, ठीक है। 5वें साल के एंड पे एक्सटेंड कराएंगे, एक्सटेंशन देखेंगे आगे, एक्सटेंशन ऑप्शन वाला भी है, एक्सटेंड करा लेंगे, उस वक्त जाके ना कराएं। तो एस्टीमेट है तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इंसेप्शन पे खड़े होकर सरताज को क्या कह रही है बानो, सरताज व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय यू। तो सरताज ने कहा जी बात यह है कि मैंने 18 गारंटी किया और मुझे लगता है 12 उसको बाजार से मिल जाएगा, तो फिर ऊपर वाला 6 जाहिर है मुझे देना पड़ेगा। तो व्हाट हैज बीन एक्सपेक्टेड टू बी पेड, व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी। तो कितना मजे का कॉन्सेप्ट है ना, व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी। तो आंसर इज जी कितना, 6 मिलियन, ठीक है। तो अब इस 6 मिलियन का नाम है गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है जी। GRV क्या है जी, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या है जी, 6 मिलियन। यानी आप यूं कह लें कि आप लीज पेमेंट के फॉर्मूला में अब 6 मिलियन को ऐड कर देंगे, ठीक है जी। एक्सपेक्टेड टू बी पेड है ना, ठीक है जी। या आप यूं कह लें ये लीज पेमेंट में ऐड करना है 6 मिलियन, ठीक है जी। अच्छा, अब एक छोटी सी बात अभी सुन लो, फिर दोबारा भी करूंगा ही। मैंने अब कहा था ये GRV हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर रहे हैं, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पता है इसकी क्या डिस्कशन होगी, जो एग्रीमेंट में लिखी हुई है वो उतनी की उतनी ऐड करेगा। अब दोनों की अलग अलग किताबें हैं, लेसी अपनी अकाउंटिंग कर रहा है, लेसर अपनी अकाउंटिंग कर रहा है। लेसी की किताबों के अंदर ये डिस्कशन है, लेसर की बारी जब आएगी तो बहुत आसान है। जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है ना वो 18 वो एज इट इज लेता है, ठीक है ना, ओके सही है। तो ये किसकी डिस्कशन हुई, लेसी की। तो लेसी की किताबों में GRV की डिस्कशन क्या है, लेसी जो सवाल के अंदर गारंटी करके आएगा रेजिडुअल वैल्यू, वो गारंटी करके आके घर पे बैठ के सोचेगा कि मैं इस एसेट को कैसे इस्तेमाल करूंगा। अगर वो ध्यान से इस्तेमाल करने की नीयत रखता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि लेसर को लीज टर्म के एंड पे 18 की गारंटी कम से कम मिलेगी या उससे ज़्यादा मिल सकती है। तो फिर व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी, नथिंग। जो बाजार से उसको नहीं मिलना ना, ऊपर वाले गारंटी उसने क्या किया, तुम्हें 18 मिलेगा, 18 बाजार से मिल जाए वेल एंड गुड, फिर इसने कुछ नहीं करना। लेकिन अगर 18 नहीं मिलेगा, 0 मिला, फिर पल्ले छोड़ा ही कुछ नहीं उसने, फिर सारा 18 पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से GRV की डिस्कशन क्या है कि आपने लीज पेमेंट के फॉर्मूला में GRV को ऐड करना है ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी, ठीक है। ये बात समझ आ गई है। अब जरा ये 1-2 सवाल हैं निके निके स्टूडेंट। हाँ, वापस क्यों लेगा उसने एसेट वापस करना है, यही तो बता रहा हूँ, ठीक है। उसने एसेट वापस कर देना है और उसने कहना है देखा, ऐसे बहुत खुशी होगा, देखा ऐसे करते हैं एसेट इस्तेमाल। तुमने भी किसी इंसान को एसेट दिया था, तुम क्या समझ रहे थे मुझसे गारंटी करा था, ये जाओ याशी करो, 18 सोचा था 20, तुमने 18 गारंटी करा था, ये लो 20 मिलेगा। खुशी हो सकता है ऐसी, और क्या कर सकता है, ऊपर वाले इसको नहीं मिल जाएंगे। इसी तो दूसरे वाला ठीक लग रहा है मुझे, जंप देखकर दूर से स्पीड तेज कर ले ताकि गाड़ी यूं उड़ के जाए। हैं मोटरसाइकिल पे लीज का है, विलियम आ रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, अपना नुकसान है। अच्छा, दूसरों का भी हो जाता है।
इधर पढ़ो भाई, पेज नंबर 7 पे आके। GRV in the books of lessee. Situation 1. The residual value of machine at the end of lease term is estimated at 15 million and lessee has guaranteed, ये यूं चला करेगा, ठीक है, हम यूं लिखेंगे GRV कितनी है, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू मशीन एट द एंड ऑफ, ये तो RV है जो मिलना है, ठीक है, गारंटी कितना किया है 10। लेसी सोचो, लेसर को कितने मिलेंगे, लेसी ने कहा मैं आराम स्पून से इस्तेमाल करूंगा और रेजिडुअल वैल्यू एंड पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कितनी होगी, तो क्या ऐड करे 0, लेसी विल ऐड 0 GRV इन लीज पेमेंट कैलकुलेशन, ठीक है। और अगर दूसरी सिचुएशन क्या है, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ लीज टर्म इज 15 और लेसी गारंटी करके आया था 18, तो इसका मतलब 3 मिलियन इसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे ख्याल में वापस चलते हैं उधर। यार एक तो ये पता नहीं इसको क्या मुसीबत है, तस्वीर उतार लें इसकी, अगर ये उतारने दे तो उतारेंगे ना, तस्वीर उतारने, 1 मिनट, हो गया, ये ठीक है, ऐसे उतारें जी तस्वीर। जी अब आए ज़रा उस अपने टेबल पे वापस, वो जो हमने किसी ज़माने में बनाया था और मैंने इसको आधा छोड़ दिया था, याद है ये। अब ये मैं बात बेटा जी उस वक्त कर रहा था, अगर ओनरशिप विल ट्रांसफ़र वाला केस हो तो GRV कहाँ से आ गई, हमारा अपना एसेट हमारे पास आना है, हाँ मुफ्त में हो सकता है, परचेज ऑप्शन पे करके भी हो सकता है ये एसेट हमारे पास ट्रांसफर, ठीक है। तो उस केस में हमने कहा था अगर ओनरशिप विल ट्रांसफर हो तो पहली डिस्कशन डेप्रिशिएट करो ओवर यूजफुल लाइफ, और दूसरी डिस्कशन लीज पेमेंट में PO को ऐड करो अगर रीजनली सर्टन है कि लेसी उसको एक्सरसाइज करेगा। नाउ दिस इज ओवर। दूसरी डिस्कशन, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर वाला केस हो तो डेप्रिसिएशन के लिए क्या करते हैं, यूज शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीज टर्म, और लीज पेमेंट का मुकम्मल हो गया आज फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या होगा, डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस GRV। लेकिन GRV के लिए अब ब्लू रूल क्या लिखेंगे, ब्लू रूल GRV के लिए ब्लू रूल क्या लिखेंगे जी, ये तो रेड हो गया, ब्लू रूल क्या लिखेंगे जी GRV के लिए, ओनली दैट अमाउंट इज एडेड विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी, ठीक है जी। ओनली दैट अमाउंट इज एडेड which is expected to be paid by lessee, ठीक है जी। बस लेसी के अंदर इससे बाहर और कुछ नहीं है। हाँ एक चीज़ कल पढ़ी थी, लीज इंसेंटिव, मैंने कहा था यहाँ लिखेंगे, अब टाइम मुक गया सी तो हमने वहाँ पे लिखने की बजाय ज़बानी देख लिया था। तो लीज इंसेंटिव अगर हो तो उसको क्या करना है, डिडक्ट कर लेना है फ्रॉम फर्स्ट पेमेंट। लीज इंसेंटिव इज डिडक्टेड फ्रॉम फर्स्ट रेंटल या डाउन पेमेंट, बहरहाल फ्रॉम फर्स्ट पेमेंट लिखने ज़्यादा अच्छा, फ्रॉम फर्स्ट पेमेंट। और इसके लिए पास पेपर 13 था ना कल गालिबन जी,
ठीक है, चले। अच्छा यार, अब ऐसा है, सवाल तो और भी बहुत सारे ओपन हो जाएंगे एलएससी वाले, जीआरवी की डिस्कशन उनमें होगी, लेकिन उन सवालों के अंदर फिर लेसर भी है। और वैसे मेरा दिल है ज़रा लेसर पे भी अब चले जाएं, अब रह गए हैं टोटल को 20-25 मिनट क्लास के, तो नया काम भी कर लें, अब ये बोर कर रहे हैं ना हमें। ओके, तो आमिर भाई आप बोर्ड मिटा दीजिएगा, हम यहाँ पे अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं। मिलने इसको, किसको डालना है? इसको तुमसे? अच्छा, मुझे लगा आप कह रहे इसको डर लग रहा है मुझसे, इतने तुम छोटे काके। पास पेपर्स पे जा रहा हूँ, जा ही रहा हूँ। अच्छा, वैसे वो जो काम करना है उससे पहले वैसे ही ज़रा ऐसे ही ज़रा दिल कर रहा है कि जो भी पढ़ा है ज़रा ऐसे ही दिखा के लाऊं आपको। तो मुझे मिला तो ना, ये देखें जैसे डेटॉल लिमिटेड वाला सवाल है, इसमें वैसे ही ज़रा देखें कि रेजिडुअल वैल्यू ऑफ मशीन जो है वो तीसरे साल के एंड पे 30 मिलियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसमें से डीएल ने गारंटी की हुई है 20 मिलियन। इस तरह से अब ये बातें आएंगी आगे सवालों में, ठीक है? ओके, अब अभी क्योंकि बात इसलिए पूरी नहीं कह सकता कि जीआरवी की डिस्कशन लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेंगे, और तो और यूजीआरवी भी जब डिस्कस कर लेंगे तो फिर ये कहानी पूरी होनी है। फिर यही गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू दोनों एंड से आएगी, लेसी और लेसर के एंड से, और यूजीआरवी का तो ताल्लुक ही नहीं है लेसी के साथ, वो तो होती ही लेसर से रिलेटेड है, ठीक है? तो फिलहाल आज हम लेसर स्टार्ट कर लें ताकि वो बात आगे बढ़े। जी, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आया है, जब याद नहीं आ रहा पूछ लेना किसी से, देख लेंगे एंड पे। लॉन्ग आ जाएगा फिर, लॉन्ग शॉर्ट 10 नंबर का सवाल क्या होता है? शॉर्ट होता है, 10 नंबर को थोड़े होते हैं, और लॉन्ग क्या 15 नंबर का आ जाएगा, बड़ा फर्क होता है यार। इस कहानी से निकल आओ, पूरा लीज आता होगा तो 10 नंबर का सवाल भी हो सकता है और 15 का भी हो सकता है, सादी बात है। नहीं आता होगा तो ना 10 वाला होना है ना 15 वाला होना है, छोड़ दो इस लड़ाई को, ठीक है? हर टॉपिक को बस आपने अच्छे से करना है। बाकी ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है, यानी ये टॉपिक ऐसा है कि इसको आपने एंड तक पहुंचाना है, एंड तक पहुंचाना है, मजबूरी है। इसमें बड़ा बन सकता है, बाकी जैसे IFRS 8 है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, ऐसे छोटे वाले IS-21 में शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, IS-12 में से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट भी तो बन सकता है। तो जिन में से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है ये वो टॉपिक है, इसलिए इसको आपने मेराज तक पहुंचाना ही है, अच्छे से करना ही है, ठीक है? बाकी शॉर्ट पूछे लॉन्ग पूछे फिर साड़ी बला दो, हमने छोड़ के तो कुछ जाना नहीं पर्चे में, क्योंकि जो छोड़ के जाना है वो इंशाल्लाह जरूर आना है। आपने इस बार क्या छोड़ा था? कुछ नहीं, तो फिर देखो वो इंशाल्लाह मैंने कहा था ना, वो नहीं आया पर्चे में, जरूर आएगा, तो कुछ नहीं आया। अच्छा जी, गैलेक्सी लिमिटेड वाला सवाल करेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट 2 हैं, लेकिन मैं बी रिक्वायरमेंट की तरफ कल जाऊंगा, ठीक है? क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपके साथ आज बुनियादी बात करना चाह रहा हूँ, ओके? ताकि आज बस शुरू हो जाए काम, और इसमें भी लेसी की बुक्स में जो किया उसी को ही मैं बुनियाद बनाकर
लेसर की अकाउंटिंग आपको सिखाने लगा हूं, ठीक है जी। एसेट खरीदने की एंट्री लेसी क्या करता है? एसेट खरीदने की एंट्री राइट ऑफ, एसेट खरीदने की एंट्री लेसी करता है राइट ऑफ, शर्म करो, एसेट तो लेसी खरीदता ही नहीं है। हद हो गई, हद हो गई, कुछ भी बस बोल देंगे आगे। एसेट लेसी खरीदता है, वो तो लेसर खरीदता है, ठीक है। तो हाँ, अगर आप लेसर की बुक्स में अकाउंटिंग करेंगे तो लेसर ये एसेट पहले खरीद के लाएगा बाजार से, फिर किश्तों पे देगा, किश्तों पे, ठीक है। तो एसेट खरीदने की एंट्री लेसर करेगा अपनी किताबों में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फेयर वैल्यू से डेबिट मसलन और कैश क्रेडिट, ठीक है। तो एक तो ये चीज ध्यान में रखिए, एसेट लेसर बाय करता है तभी तो लीज पर दे सकता है, खरीदेगा नहीं तो कैसे किस्तों पे देगा? होंडा से तो लेसर ही खरीद कर लाया था, आगे उसने फिर किस्तों पर इसको दे दी। अच्छा, उसके बाद जब एसेट लीज करता है, लेसी एसेट लीज पर लेता है, जब एसेट लीज हो जाता है तो लेसी ने क्या एंट्री की थी? हाँ, अब वो एंट्री बोलो, अब घुघू बन के बैठ जाओगे हैं, अब वो एंट्री बोलो, क्या करता है जी लेसी? राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट, ठीक है जी। लेसर अपनी किताबों में फिर क्या एंट्री करेगा? ये जो लीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, लेसर की दो तरह की लीज होती है, ठीक है ना। फिलहाल जो लीज पढ़ा रहा हूं ना, इसके अंदर लेसर अपनी किताबों से इस एसेट को निकाल देगा। जैसे, चलो जैसे को छोड़ो, यानी पीपीई को क्या कर देगा? क्रेडिट, ठीक है। ये पीपीई क्रेडिट हो जाएगा और लीज रिसीवेबल डेबिट कर लेगा। क्या करेगा जी? इसने लीज लायबिलिटी क्रेडिट किया था, जैसे एक किताबों में पेएबल, दूसरी किताबों में वही रिसीवेबल है ना, ये लीज लायबिलिटी है, लीज पेएबल है लेसी किताबों में, तो उसकी किताबों में यही लीज रिसीवेबल है, ठीक है। अच्छा, लो जी, एसेट अगर लीज होगा तो बड़ी मुश्किल एंट्री आ गई थी, है ना जी। मुश्किल एंट्री है, सिंपल है, बस वो लीज पे एसेट ले रहा था और लीज पेमेंट्स कर रहा था, ये लीज पे एसेट दे रहा है और लीज रिसीवेबल रिसीव करेगा, बस। वो लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट एक्सपेंस पे कर रहा था तो ये उसी को इंटरेस्ट इनकम कहेगा, उसकी इसकी इनकम है, बस, और क्या। तो इंस्टॉलमेंट यानी रेंटल्स जब पे होते हैं, रेंटल्स, तो रेंटल पे होने वक्त क्या एंट्री सीखी थी आपने? लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। तो भाई लेसर अपनी किताबों में क्या एंट्री करेगा? कैश इसको रिसीव होगा, कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ठीक है जी। तो कल इंशाल्लाह ये बातें और पक्की भी करेंगे या एक्सट्रैक्ट्स भी बनाएंगे कि अगर लेसर का सवाल होगा और ये जो लीज आपको करा रहा हूं ये वाली लीज होगी तो उस सूरत में आपका जो है वो पीएनएल के अंदर, लेसर के सवाल में पीएनएल के अंदर क्या आएगा? इंटरेस्ट इनकम आएगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं आएगा, बस ये थोड़ा सा ध्यान अब करना रह गया, ठीक है, सही है। अच्छा, उसके बाद जी अगली एंट्री आपने की थी डेप्रीसिएशन की, ठीक है, याद है? क्या एंट्री करता है जी लेसी अपनी किताबों में? डेप्रीसिएशन की क्या एंट्री करता है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन की एंट्री करता है जी लेसी अपनी किताबों में, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, ठीक है जी। लेसर अपनी किताबों में क्या एंट्री करेगा? भाई उसने तो एसेट ही अपनी किताबों से निकाल दिया है, पीपी तो क्रेडिट कर दिया उसने, तो लेसर की किताबों में ये वाली लीज जिसकी बात कर रहा हूँ, लेसर की दो लीजेस हैं, दूसरी भी देखेंगे इंशाल्लाह, लेसर की किताबों में डेप्रीसिएशन की एंट्री इस लीज में नहीं हुआ करेगी, ठीक है जी, फर्क जान के जियो। उसके बाद जनाब वर्किंग वन आती होती थी, जहाँ से काम शुरू होता था। तो वर्किंग वन में आप दो चीज़ें निकालते थे, लीज पेमेंट्स लिखते थे और फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
लीज पेमेंट्स लिखते थे। चीज़ें वही हैं, नाम बदल गए। लीज पेमेंट का नाम यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रख दिया जाएगा। फॉर्मूला वही है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का। बेसिकली इसमें लीज पेमेंट के अलावा भी कुछ आ सकता है, क्योंकि लेसर बार लोग बात देखेंगे। फिलहाल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आएगी और पीवी ऑफ एलपी को नेट इन्वेस्टमेंट कह दिया करते हैं। ठीक है जी, डन हो गया? ओके ठीक है। अच्छा, इसको उसकी पिक्चर ले लें, बस ये इतनी सी है फ़र्क वाली बात। ये एक जैसी लीजेज हैं, यानी एक ने एसेट लीज पर लिया, दूसरे ने लीज पे दिया हुआ, बस। अभी तक एंट्रीज होती आ रही थी, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, फिर लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, डेप्शन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट। यही लेसर का सवाल बन जाए। अब ये कुछ डिफरेंट लीजेज हैं, वो दूसरी भी पढ़ेंगे, फिलहाल तो एक ही आपके सामने। तो यहाँ पर एसेट खरीदने की एंट्री अगर डेट ऑफ परचेज सवाल में गिवन होगी तो वो भी करेंगे। एसेट पीपीई डेबिट, कैश क्रेडिट, फिर जब लीज पर देगा तो लीज रिसीवेबल डेबिट, एसेट क्रेडिट। किताबों से एसेट को निकाल देगा, लीज रिसीवेबल को बुक कर लेगा, और फिर लीज रिसीवेबल रिसीव करता जाएगा तो कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और डेप्रिसिएशन की एंट्री कर लेगा, नहीं करेगा। ठीक है, ओके। आए जी पास पेपर 5 के ऊपर, पेज 118 पे है। इंटरेस्ट की अब डिस्कशन कल कर लेंगे, ठीक है। ये सवाल ज़रा पूरा हो जाए, एंट्रीज भी करनी है, स्केड्यूल भी बनाना है, ठीक है। लेकिन है बहुत आसान काम जी। गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड हैज लीज्ड सर्टन इक्विपमेंट टू डेयरी प्रोडक्ट्स, और रिक्वायरमेंट पढ़ो तो जर्नल एंट्रीज करनी है गैलेक्सी लीजिंग की किताबों में, मतलब लेसर का सवाल आ गया, ठीक है जी। जीएलएल लेसर है और उसने इक्विपमेंट लीज किया है डेयरी प्रोडक्ट्स को, ठीक है जी। और रिक्वायरमेंट पढ़ो तो अकाउंटिंग एंट्रीज करो इन द बुक्स ऑफ जीएलएल, फिर नोट बनाओ इन जीएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये पहला सवाल है आपके सामने लेसर से रिलेटेड, ठीक है। और फिर आगे बहुत सारे हैं। ऑन यकम जुलाई 13 ये लीज कमेंस हो रही है। इन दिस रिस्पेक्ट, इसके अदब में फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, इस सारी चीज़ के अदब में ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है ना। इन दिस रिस्पेक्ट का ही मतलब होता है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट आज नहीं इग्नोर करना, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट का मतलब क्या है? फेयर वैल्यू, ओके। और लेसर का सवाल है तो फेयर वैल्यू गिवन है, तो ये इतने का ही खरीदा होगा, इसने आगे किस्तों पे देना है। अच्छा, अब इसके लिए एक छोटी सी एहतियात, अगर आपको लेसर के सवाल में डेट ऑफ परचेज गिवन होगी तो आपने एसेट परचेज करने की एंट्री करनी है, और अगर डेट ऑफ परचेज गिवन नहीं होगी तो आपने एसेट के परचेज करने की एंट्री नहीं करनी, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? तो मैं मैं दोबारा लिखवा देता हूँ। यहाँ पे लिखो ना, पहले अज्यूम करो डेट ऑफ परचेज, ताकि मैं पहली एंट्री करा सकूँ। अज्यूम डेट ऑफ परचेज इज यकम जुलाई 2013, एसेट लाए खरीद कर और साथ ही लीज पे दे दिया, ठीक है। मैंने ये कहा है अगर लेसर के सवाल में डेट ऑफ परचेज गिवन हो तो पहली एंट्री करना एसेट खरीदने की, अगर डेट ऑफ परचेज गिवन ना हो तो फिर पहली एंट्री स्किप कर सकते हो। अब आज इस सवाल के सोल्यूशन में अगर आप देखेंगे तो आपको पहली एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि दरअसल सवाल के अंदर डेट ऑफ परचेज गिवन नहीं थी, लेकिन मैंने डेट ऑफ परचेज डाल दी है, तो अब मैं तो अपने सोल्यूशन में ये एंट्री करूंगा। पहला सवाल है ना, एंट्रीज करके दिखानी है, ओके। अच्छा, तो ये जनाब लेसी के सवाल में जिसको इग्नोर किया करते थे, लेसर के सवाल में उसको आपने सीने से लगाया। आपने कहा किधर जा रहे हो यार, फेयर वैल्यू तुम्हारे तो पहली एंट्री करेंगे अगर डेट ऑफ परचेज गिवन होगी तो। फिर अमाउंट रिसीव्ड ऑन, अबे ये क्या है? अमाउंट रिसीव्ड ऑन यकम जुलाई, ये क्या है जी? ये डाउन पेमेंट है, डाउन पेमेंट कह लेना इसको, रेंटल्स तो आगे आ रहे हैं, ठीक है। डाउन पेमेंट है। और 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पेबल इन एरियर ऑन 30 जून ईच ईयर कितनी है जी? तो ये जनाब आपके रेंटल्स आ गए। ओ माय गॉड, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू ऑन एक्सपायरी ऑफ लीज। एक तो इसकी निशानी है अकल वालों के लिए, इस चीज़ की निशानी है कि ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र,
ये बात समझ आती है? ओनरशिप ने ट्रांसफर होना हो तो फिर काहे की गारंटियां? लेसी को गारंटी करो, कहेगा यार तुम्हारा इससे मतलब है, गारंटी करो, एसेट मैंने ले लेना है, मैं जानू मेरा काम जाने, मैं चाहे कबाड़िए को पकड़ाऊं लीज टर्म के एंड पे, गारंटीड। तो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का मामला ही कब आएगा? जब ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर वाला केस हो, क्योंकि तभी तो लेसर को टेंशन होगी एसिड की और तभी वो गारंटी करवाएगा। ओके, अच्छा, यूजफुल लाइफ ऑफ इक्विपमेंट। अच्छा सॉरी, यहां पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लें। अभी तक मैंने तो आपको पढ़ाया था, पहली बात तो मैंने ये बता दी कि ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर वाला केस है, लेकिन मैंने आपको इसकी डिस्कशन तो की है लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वही डिस्कशन है, लेकिन ये लेसी का सवाल नहीं है। लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिस्कशन है? लेसी ये गारंटी करके आएगा ना 5 मिलियन, घर आके सोचेगा, अगर तो उसको लगता है कि 5 मिलियन से या उससे कुछ ऊपर मिल जाएगा तो जीआरवी उस लीज पेमेंट में लेसी के फॉर्मूला में कितनी होगी? 0। और अगर उसको लगता है कुछ पे करना पड़ेगा, 2 आए, 3 आए, 4 आए, तो जितना आ जाना है उससे ऊपर वाला एक्सपेक्टेड टू बी पेड है वो ऐड करेगा। लेकिन लेसर के सवाल में इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। लेसर वाले सवाल में एग्रीमेंट वाली जीआरवी आपने फॉर्मूला में लिख लेनी है एज इट इज। ठीक है, तो लिखो यहां पर इन लेसर क्वेश्चंस, इन लेसर क्वेश्चंस add given GRV, add given GRV in lease payment formula। अच्छा, अब लीज पेमेंट फॉर्मूला को लीज पेमेंट ही, यानी लीज पेमेंट्स तो लीज पेमेंट्स ही है ना बेटा, लीज पेमेंट ही है। लेसी ने उनको पे करना है, लेसर ने उनको रिसीव करना है। उर्फ आम में लीज पेमेंट ही कहा जाता है मार्केट में, दोनों एंड से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो लीज पेमेंट लेसी पे करता है, लेसर रिसीव करता है, बस। ठीक है, अब मामला कुछ इस तरह से है, डाउन पेमेंट है यकम जुलाई 2013 पर, डाउन पेमेंट है कितनी जी? $3 मिलियन। उसके बाद रेंटल्स हैं एनुअली एरियर में कितने? 4। तो ये जनाब आपके रेंटल्स आ गए। चलो, अच्छा जी, अब रेंटल है जी 7.8 और फिर जीआरवी, ये एज इट इज लेसर के सवाल में एज इट इज हमने ले लेनी होती है। ठीक है, कल मैं बात को यहीं से ना शुरू करूंगा, अभी तो करा रहा हूं एंट्रीज, कल मैं ना आपको एक्सेल की शीट में ये निकाल कर दिखाऊंगा कि ये 14% इसने कैसे निकाला होगा। लेसर निकालता है तो एक्सेल की शीट में ये IRR है, बेसिकली IRR आपने कैलकुलेटर पे आपको निकालना अगर आता हो तो आप निकाल के चेक कर सकते हैं, कल समझाऊंगा इंशाल्लाह। कल यहीं से बात शुरू करनी ना, क्योंकि अभी तो मैं एंट्रीज करा के छुट्टी दे दूंगा इस सवाल की, और होमवर्क के अंदर ये तो डालना नहीं है सवाल, और मैंने आपको यही कहना है कि जितने सवाल किए हैं कुछ देखूंगा, अगर होमवर्क भेज सका तो होमवर्क मैसेज में आ जाएगा। लेसी को ही प्रैक्टिस करना है, पक्का करना है जो किया है काम। ये सिर्फ आपको आज मतलब इनिशिएट कर रहा हूँ ताकि कल आपके लिए बिल्कुल नया ना हो। फिर कल इसी वर्किंग को करके एंट्रीज नहीं कराऊंगा, फिर हम आगे मूव करेंगे, एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, तो मैं वहाँ पे आपके साथ फिर इंशाल्लाह डिस्कशन करूंगा कि IRR ये कैसे निकालता है। ये 14% हम इंशाल्लाह प्रूव कर लेंगे। ओके, फिलहाल तो मैं यहाँ पर आया वर्किंग नंबर 1 में। वर्किंग 1 में जो पहले आप लिखा करते थे लीज पेमेंट्स, अब उसका नाम बदल कर क्या हो गया? लीज पेमेंट्स को ही, लीज पेमेंट का नाम ही अब इस LP का नाम बदल के क्या हो गया जी? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला है ना, दरअसल वो फॉर्मूला है लीज पेमेंट, लीज पेमेंट्स प्लस कुछ होता है, क्या करूं आज, बोलूं या ना बोलूं? UGRV की बात
आज नहीं बोलते, फिलहाल छोड़ो, बहुत हैवी हो जाएगा काम। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला अधूरा है फिलहाल, लेकिन क्या है जी, ग्रॉस पेमेंट में आता है जी डाउन पेमेंट प्लस रेंटल्स प्लस GRV। फिर इंशाल्लाह मैं आपको UGRV पढ़ाऊंगा ना, तो मैं यूं करके उस दिन करूंगा इधर ऐसे कि ये तो लीज पेमेंट का ही फॉर्मूला है, क्योंकि ये लेसी लेसर दोनों का ही सेम है, डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस GRV। लेसी इनको पे करता है, लेसर इनको रिसीव करता है। इसके अंदर कोई चीज़ कल देखेंगे ऐड होगी तो देख लेंगे, ओके ठीक है। तो फिलहाल इतना ही। अब डाउन पेमेंट 3 मिलियन है, रेंटल 7.8 के 4 है, सही लिख रहा हूँ? ओ बोलो, डाउन पेमेंट इधर और सुतियाँ रुआ, डाउन पेमेंट 3 मिलियन है, मैं दीवारों से तो नहीं बात कर रहा। डाउन पेमेंट कितनी है? सोटी यार रखो इधर, कहाँ गई है पिछले सेशन वाली सोटी? 3 मिलियन। रेंटल, अच्छा गुस्सा तो नहीं करो, रेंटल 7.8 के कितने? 4, और एंड पर GRV कितना जी? 5 है। तो टोटल क्या बन गया? 39.2। उसके बाद हम लिखा करते थे नाम यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, इसका नाम बदल के हमने क्या कर दिया? नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, तो काम तो वही हो रहा है, नेट इन्वेस्टमेंट। अब बना लें अपना। अच्छा, यहां पर एक लाइन आपने लाजमी छोड़नी है, आपने इंटरेस्ट निकाला करना है। आज तो नहीं काम आना आपके, नोट के अंदर बहुत काम आएगा। इंटरेस्ट का पता है ना आपको, लीज पेमेंट और PV ऑफ LP का डिफरेंस हुआ करता था इंटरेस्ट, ठीक है। तो वो यही ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का फर्क है इंटरेस्ट, ठीक है, वो निकाल लिया करेंगे। फिलहाल तो नेट इन्वेस्टमेंट तो निकालें। तो डेट इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल इंटरेस्ट और बैलेंस। लो जी, क्या फर्क पड़ा? सवाल की सेहत पे क्या फर्क पड़ा? स्केड्यूल की सेहत पे क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं, जिंदगी आसान है। इसीलिए मैं लेसर की ये वाली लीज लेसी के साथ ही कराता हूँ, और फिर यही सबसे ज्यादा टेस्ट हुई इकट्ठे सवालों में भी आती है, ठीक है। बहरहाल आगे भी तो बहुत सफर पड़ा है। अब किस दिन स्टार्ट किया जी हमने लीज को? 1 जुलाई 13, पहली लाइन खाली। फिर 1 जुलाई 13 पर डाउन पेमेंट है 3, फिर एरियर के किराए तो 30 जून 14, 30 जून 2015, 30 जून 2016 और 30 जून 2017 पर। लेकिन 7.8 अकेला नहीं है, प्लस 5 भी है, तो ये बन गया, ठीक है। अब 3 को छोड़ दो, माफ कर दो। 7.8 1 2 3 4 7.8 है, इन पे लगा दो एनविटी का फॉर्मूला। नहीं बेटा, वो 5 अकेला है ना, ये 7.8 मैंने उधर शामिल कर दिया। अच्छा हाँ सही, मुझे लगा शायद आप ये कह रहे हैं। अच्छा जी, अब क्या है जी इंटरेस्ट रेट? 1 माइनस 1.14, 14% है ना। ये 7.8 कितने हैं? 4, तो -4 आ गया, डिवाइडेड बाय 0.14 आ गया, प्लस 5 को सिर्फ सिंपल डिस्काउंटिंग करके 4 साल पीछे ले आए। आंसर बताएं। 28.69। अब इंटरेस्ट को निकाल लिया करेंगे इस सवालों के अंदर, लेसर के सवालों में। तो 39.2 माइनस, अभी मेरे आज वाले सवाल के लिए जरूरत नहीं, नोट में जरूरत पड़नी है इसकी इंशाल्लाह जी। 5.1। अब नेट इन्वेस्टमेंट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ, तो लेसर के सवाल के अंदर लीज पेमेंट ना बोले, नेट इन्वेस्टमेंट बोले। लीज पेमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में आज आपको कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब UGRV ने आना है तो ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगी। तो जब आएगा तब देखेंगे, फिलहाल तो बस ये याद रखें। लेसर का सवाल हो, ये वाली लीज का नाम भी नहीं बताया फिलहाल, कल बताऊंगा। लेसर का सवाल हो तो अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल स्टार्ट करेंगे नेट इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? 28.69। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है जी हमारा? नेट इन्वेस्टमेंट, ओके। अब हाँ जी, इंटरेस्ट
पहले नहीं लिख लेना, खुदा का खौफ करें। एडवांस, डाउन पेमेंट, इधर निकाल लिया था इंटरेस्ट, सवाल भी बदला, क्या हो गया जी? 25.69। फिर जी 3.60, 64, ये 3.64 ठीक है। 25.69 इंटू 14%, 3.4 लिखूं? अच्छा, बड़ी मेहरबानी जी। 4 पॉइंट बकाया 21 ये 3.6 है। अच्छा, तो उधर हो गया फिर 4.2 और यहाँ पे हो गया 21 डन जी। अच्छा, एक मिनट, रिक्वायरमेंट है जनरल एंट्रीज करो सिर्फ 30 जून 2014 की। एरियर का सवाल है, आप घर पे इसको पूरा करके चेक कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। बल्कि एक साल और की भी कर, पूरा कर दो जल्दी से, आप जल्दी करो। 21.49 में 14% लगाओ, 3 जी 16.7। अच्छा चलो ठीक है, पूरा कर लेना। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2000, पहला साल है 13, 14 है, 1 जुलाई 2013 पर। क्योंकि मैंने सवाल में डेट ऑफ परचेज लिख दी है, तो फेयर वैल्यू से आप एसेट के खरीदने की एंट्री करेंगे। तो एंट्री होगी पीपीई डेबिट फेयर वैल्यू से, याद रखना, ये लिखा है, रूल मैंने लिखा है। और कैश क्रेडिट कितना? 28.69। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इसी दिन आपने एसेट को लीज पर दिया, तो एंट्री करेंगे लीज रिसीवेबल डेबिट और पीपीई क्रेडिट। हाँ जी, इधर देखो भाई, यहाँ पे रूल है, रूल इस सवाल में सेम है, तो इसका मतलब रूल नहीं बदल लेना। रूल जैसे लिखवाया था ना, एसेट में राइट ऑफ यूज रिकॉर्ड होता है कॉस्ट पे और लीज लायबिलिटी में पीवी ऑफ एलपी आता है, बिल्कुल ऐसे यहाँ पर भी रूल हैं। एसेट क्रेडिट होगा फेयर वैल्यू से और लीज रिसीवेबल ने डेबिट होना होता है हमेशा नेट इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। तो ये उसूल हैं, अलग अलग याद रखने हैं, ये दोनों डिफरेंट भी हुआ करेंगे, वो जब होगा तब देख लेंगे, फिलहाल रूल याद करते रहे 1 बाय 1। तो एसेट को क्रेडिट करना है किससे? जिस पे रिकॉर्ड किया फेयर वैल्यू पे, जबकि आपने लीज रिसीवेबल को हमेशा किस पे रिकॉर्ड किया करना है? नेट इन्वेस्टमेंट पे, ये असूल है। अब फेयर वैल्यू एसेट की है 28.69 और नेट इन्वेस्टमेंट मैंने यहां से जाकर देखा, हो ठीक है सेम आ गया, जब नहीं आएगा तो फिर पता लगेगा ना, फिलहाल तो रूल अलग अलग है, ठीक है। ले जी, एसेट लीज पे दे दिया, पहली एंट्री हो गई। अब 1 जुलाई पर एक और एंट्री भी है डाउन पेमेंट की, क्या एंट्री होगी बोलो? कैश आ गया, कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट 3 मिलियन से, मुश्किल लगा। फिर जी 30 जून 2014 पर ये एंट्री अभी तो सिखाई है, लीज रिसीवेबल रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट इनकम भी कमाई है और कैश गया नहीं, आया है। तो एंट्री बनी 30 जून 14 पर कैश आया, तो कैश डेबिट कितने से? 7.8 से। लीज रिसीवेबल प्रिंसिपल अमाउंट कितने से क्रेडिट? 4.2 से। और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 3.6 से। डेप्रिसिएशन की एंट्री करा दो, नहीं करती, तो अगले साल में ये एंट्री कोई नहीं होगी, ये एंट्री कोई नहीं होगी, ये एंट्री कोई नहीं होगी, सिर्फ यही एंट्री होगी, बस फिगर्स बदल जानी है।
कैश डेबिट 7.8, लीजेबल क्रेडिट 4.8 और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 3, ये जी लेसर। ठीक है, तो इसको आपने पर इतना ही कर लेना है। ठीक है, बाकी अगर कोई होमवर्क हुआ तो आपको मैसेज आ जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं आएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।